नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कल आपने देखा तस्वीरें लगभग 1.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम शपथ लेते जब आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन उस टीम के शपथ के बाद यानी नरेंद्र मोदी प्लस 71 स्पेशल जो है, बिल्कुल, उस शपथ ग्रहण के बाद एक चर्चा है कि आखिर ये टीम कितनी मजबूत है, ये सरकार पिछली सरकार से कैसे डिफरेंट है और जो सहयोगी दल हैं वो कितने भरोसेमंद हैं जिनको मौका दिया गया है। आखिर वो जब अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो क्या इस बार जो कहा जा रहा है कि पिछली बार जो मजबूत फैसले थे, बड़े फैसले थे, सख्त फैसले थे, वो वाकई में ये सरकार दोहराती आपको दिखाई देगी। सचिन, क्या लगता है? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सभी जानते हैं कि इस बार बीजेपी ने जो उम्मीद किया था, जिन आंकड़ों पर लगातार बीजेपी ताल ठोक रही थी, जो स्टैंप लगा रही थी, वो इस बार अचीव नहीं हो पाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये संभवतः यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का जो कैबिनेट है उसमें कई सारी चीजें देखकर समझकर तमाम समीकरणों को साध कर इस बार कई सारे फैसले लिए गए। लेकिन बदलाव की अगर हम बात करें, जिसका जिक्र आपने किया कि इस बार की सरकार कैसे अलग होगी, इस बार की सरकार में जब पीएम नरेंद्र मोदी जब सारी चीजों को कमान अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वही कॉन्फिडेंस, क्या वही जो पहले सरकारों में हमने देखा जो फैसले लिए गए, क्या वही फैसला इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी इस कैबिनेट में लेंगे? सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है। इस बात को लेकर एक आकलन किया जा रहा है कि पिछली बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का एक बहुमत आंकड़ा था, उसके बाद अलायंस थी, लेकिन इस बार अलायंस को 11 सीटें दी गई हैं और देखना यह है कि जब पोर्टफोलियो बढ़ता है तो उसको क्या दिया जाता है। हालांकि जिसको सीसीएस कहा जाता है, जो टॉप 4 प्रोफाइल हैं, वो बीजेपी इसलिए अपने पास रख रही है और रखना जरूरी भी है क्योंकि उससे उस सरकार का जो मनोबल होता है ना, वो अपने पास होता ही। और चारों ऐसे विभाग हैं जिससे सरकार की दिशा भी तय होती है। देश में सरकार कितनी मजबूती के साथ काम कर सकती है, ये एक संदेश भी जाता है। तो बहरहाल उन चारों प्रोफाइल को हटा दिया जाए, लेकिन इसके अलावा भी अब सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू के तमाम जो मंत्री हैं उनको क्या प्रोफाइल दिया जाता है। और नीतीश कुमार सबसे बड़े, अब तक मेरे ख्याल से टीडीपी और जेडीयू को दो अभी मंत्री पद जो है वो, उनमें से मंत्री किस प्रोफाइल के साथ बनाया जाता है अभी पहले चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि 3 सांसद पर 1 मंत्री जो है वो होना चाहिए। लेकिन कल हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी, वो फॉर्मूला कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। और इस बार भी मेरे ख्याल से बीजेपी ने बहुत ही बैलेंस्ड सबको लेकर चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे आप 2014 की बात कीजिए, आप 2019 की बात कीजिए, 14 की अगर हम बात करें जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उस वक्त मेघा से 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और वही अगर हम बात करें 19 में, तो उस वक्त लगभग 58 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली थी। इस बार संख्या जो है वो 71 है। जंबो मंत्रिमंडल कहा जा रहा है। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे हमारा टॉपिक जो है, हमारा मेन पॉइंट है, जो अंडरलाइन पॉइंट है, वो ये है कि सरकार पिछली बार से इस बार अलग कैसे हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग होने में अगर वाकई में फैसलों में दखल अंदाजी होती है तो हम अलग कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी ने एक और संदेश दिया है, एनडीए को साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर वाकई में देश को एक आगे दिशा में लेकर जाना है। लेकिन ये जरूर है कि जो जितने नंबर थे सहयोगी दलों के, उस हिसाब से दरअसल सीटों या मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं है। तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन देश की जो हमारी सोच है देश को चलाने की, हमारी जो अपना मिजाज है, बड़े फैसले लेने की आदत है, हमारे जो अपनी अब तक की मैनिफेस्टो में जो अंडरलाइन रही है, उन तमाम चीजों को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। ये हो सकता है कि बहुत बड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इस बार हमने देखा कि पिछली बार भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन इस बार एक पॉइंट सामने आया कि जो मंत्री जीते हैं उन्हें भी अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरे ख्याल से अधिकतम 81 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं किसी भी कैबिनेट में। अगर कोई भी सरकार होती है तो 71 बना दिए गए हैं। लगभग 8 से 9 पद जो है वो खाली है। हालांकि देखने को आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इन सबसे इतर एक एल मुरुगन मेरे ख्याल से जो पहले मंत्री थे वो हारे, उनको भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि 2014 की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया। और इस बार नड्डा अध्यक्ष थे, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर दिया गया है। तो इस बार चर्चा इस बात की पार्टी को एक नया अध्यक्ष जो है वो मिलने वाला है। देखिए वो इस लिहाज से भी जो सरकार है वो अलग होगी, पार्टी जो है वो अलग काम करेगी। बीजेपी की एक नीति है कि एक व्यक्ति एक पद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जेपी नड्डा अगर इधर आ रहे हैं, और आकलन इस बात को लेकर भी था कि जो 3-4 बड़े चेहरे थे जो अब तक बड़ी भूमिका में थे, इवन नितिन गडकरी को लेकर भी उम्मीद थी, वो सारे मंत्रिमंडल में कैबिनेट में आ चुके हैं। तो अब चेहरा हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कोई रैंडम इस तरीके से लाया जाए किसी राज्य से, जो हमारे हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हमारी सोच उस चेहरे पर उस तरीके से नहीं जा रही कि ये हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। लेकिन ये कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि अब सरकार की
आज प्रधानमंत्री ने बकायदा अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन अब के बाद जो पहले या आने वाले वक्त में 100 दिन के भीतर जो फैसले होंगे वही बताएगा कि सरकार वाकई में कुछ डिफरेंस मोड में इसमें इस बार दिखाई दे रही है या नहीं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सहयोगियों को लेकर चलना तो है, लेकिन सहयोगियों के साथ क्या वाकई में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी तो जो एडजस्ट है दोनों के विचारों, तीनों पार्टियों के विचारों का जो अपना अपना नजरिया है, क्या वो क्लैश होगा, ये आपको लगता है? क्योंकि वो जो मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो दावा लगातार बीजेपी हमेशा से पेश करती आई है, क्या उसमें वो जो प्लानिंग रही है अब तक हमने देखा है 14 और 19 में, क्या वो 24 में भी बीजेपी एग्जीक्यूट कर पाएगी? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अब तक जो कुछ भी फैसला लिया गया उसके लिहाज से यही समझ में भी आ रहा है कि बीजेपी ने बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपने तमाम घटक दलों के साथ मिलकर जो फैसला लिया उसके हिसाब से अभी मुझे को नहीं लगता कि बीजेपी इतना अंडर प्रेशर है कि अपने सहयोगियों को भी जो है उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये प्रेशर इस वक्त नहीं बिल्कुल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनको साथ कर लेकर चलेंगे, देखिए दो चीजें हैं। तमिल अगर हम आंध्र प्रदेश की करें तो मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में कि चंद्रबाबू नायडू छिटकने वाले हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की सरकार के साथ रह के फायदा है। एक तो साथ में चुनाव हुए हैं, 5 साल वहां मुख्यमंत्री रहेंगे और केंद्र में अगर उनके मंत्री रहेंगे, भरोसा सरकार के साथ रहेगा, तो इस 5 साल में वो आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ यहां से योजनाओं का फायदा अपने स्टेट को दे सकते हैं, जो उनके भविष्य के राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। नीतीश कुमार को लेकर डाउट जरूर है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होते तो क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन दोनों को भी बैलेंस करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ न कुछ सोचा है। जब पोर्टफोलियो बटेगा तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि एक दो प्रोफाइल इनमें बड़ी प्रोफाइल जो होती है वो इन पार्टियों को चिराग दिया जा पासवान ने ये पहले ही कह दिया कि मुझे ज्यादा मिल चुका है तो मेरी कोई डिमांड ऐसी है नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के आला कमान कह लीजिए कि वो जरूर सोचेंगे कि हमारी पार्टी, हमारे जो बैलेंस बने हुए हैं वो ना बिगड़े, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है चिराग का मसला ही नहीं है, चिराग तो भरोसे में। हाँ, चिराग को पता है कि हमें नीतीश कुमार हर बार देखा आपने है कि जब भी सरकारें बदली हैं तो कुर्सी उनके पास रही, यानी वो जानते हैं कि पावर सेंटर बन के कैसे रहना है और पावर को कैसे हाथों में कंट्रोल करना है। तो हालांकि अभी बहुत दूर की बात है, ये विधानसभा चुनाव जब आएंगे तब देखा जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या उतनी मजबूत सरकार है, उतनी भरोसे की सरकार है, उतने मजबूत फैसले लेगी। अब पहला सिग्नेचर जो प्रधानमंत्री का था वो यही था कि किसानों के खातों में जो पैसे दिए जाते थे वो किस्त गई है, वो किस्त गई है। ये साफ दिखा दिया कि किसानों को लेकर सरकार ये पहले कदम के साथ ही आगे बढ़ते दिखाई दे रही। दूसरा भी ये होता है कि महिलाओं को लेकर या फिर जो है कि अब तक जो बड़े बड़े कमिटमेंट सरकार के थे कि इस बार हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तमाम चीजों को एक एक करके फैसला होता दिखाई देगा। मैंने कहा ना 100 दिन दीजिए इस सरकार को, अभी एक दिन के भीतर हमें किसी भी तरीके से जस्टिफाई या किसी भी तरीके से आकलन नहीं कर सकते कि इस सरकार का मिजाज मूड क्या होगा। लेकिन पिछले 10 साल के हम कार्यकाल को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो नेचर है, अपना विचार है, वो साफ दिखाता है कि वो जो सोचते हैं वो किसी न किसी तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं, और वो इच्छा शक्ति सरकार के पहली कलम में दिख गई। और आपने महिलाओं का जिक्र किया, हमने देखा था चुनाव से पहले ये जो आधी आबादी है, जो जिन्हें हम साइलेंट वोटर कह रहे थे, उन्होंने भी अपनी भूमिका जो है वो निभाई है, और एक बड़ा आप कह लीजिए फेरबदल जो है वो वोटर्स में भी देखने को मिला। और इसीलिए विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें जो है वो मिली जितनी उम्मीद बीजेपी को शायद नहीं थी। लेकिन इन सब सीटों अगर हम देखें तो इस बार अब आने वाले वक्त में क्या फैसला होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी। खबर ये भी सामने की बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्लियर हो जाएगा, आज ही मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम शुरुआत में करते आपने कहा था कि गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री और इसके अलावा जो 4 और विभाग हैं, जो रक्षा मंत्रालय, इन 4 विभाग को कोशिश बीजेपी यही करेगी कि हमारे पास ही रहे, जिसमें उम्मीद है कि पहले शायद में भी रिपीट हो सकते हैं कुछ मिनिस्टर्स। लेकिन इन सब से और भी जो विभाग है, जो पोर्टफोलियो हैं, उन्हें डिवाइड करने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं बीजेपी ये बहुत ही सोच समझ कर ही बांटेगी कि हमारी पार्टी को, हमारे इस सरकार को कोई भी दिक्कत ना हो। वो प्रधानमंत्री का खुद का विशेषाधिकार होता है, जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है वैसे। लेकिन हाँ, जब आप अलायंस में होते हैं, अलायंस के साथ सरकार चलाते हैं, उस दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि भाई जो गठबंधन धर्म होता है उसका पालन किया जा सके। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, जैसे कमजोर अगर कोई नेता होता तो ये पार्टियां अपने हिसाब से डिमांड करती, अपना बेनिफिट देखती। लेकिन यहाँ वोट भी पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और सरकार भरोसे में भी है, जनता का अगर भरोसा भी है,
लोगों को उम्मीद भी दिख रही थी, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिख रही थी। चर्चाएं इस बात की भी थी कि गठबंधन की सरकार जो है, ये जो अलायंस सरकार बनी है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया पर अलग अलग तमाम बातें जो है वो सचिन- होती हैं कि, लेकिन अब तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सचिन, लगा है। कल जब आपने शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री जब आए, एंटर किए, और उसके बाद जब मंच पर पहुंचे, मंच पर बैठे थे, कहीं आपको लगा कि प्रधानमंत्री के उनके चेहरे पर पोस्टर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, नहीं बिल्कुल बल्कि नहीं। वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और एक चीज और थी कि चेहरे पर इस बार शालीनता का भाव भी दिख रहा था। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बैलेंस कैसे करने वाले हैं। सरकार में अपनी नीतियों को भी लागू करेंगे, अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनको ये पता है कि जो अलाइज पार्टियां हैं उनको लेकर भी कैसे चलना है। इसीलिए मैंने कहा कहीं से नर्वसनेस वो नहीं दिख रही थी, या ये कहा जाए कि वो उनके दिमाग में या कहीं चेहरे के आभा मंडल से दिख रहा था कि कैसे सरकार चलेगी। लेकिन सोचना तो होगा, सोचना होगा, क्योंकि नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ है। देखिए, कई ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हार गए वो हैं। तो सोचना इसलिए पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा नहीं कि पहली बार, ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस तरीके की सरकार नहीं चलाई है, चाहे मुख्यमंत्री नहीं चाहे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये पता है कि जब एनडीए का गठन हुआ था और यूपीए का गठन हुआ था, तो एनडीए दरअसल इसी समीकरण के साथ बना था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है तो हमें दरअसल तमाम पार्टियों को साथ मिलाना होगा। तो वो उस जिस भूमिका में इस वक्त इंडिया अलायंस है। तो वो जो अनुभव है वो अटल जी के दौर से भारतीय जनता पार्टी को पता है। अच्छा, अटल जी का नेचर ऐसा था कि वो सारी पार्टियों को इस तरीके से बांध रखे थे, जो साथ में आया वो हमेशा रहा। छटफुट लोग गए फिर वापस आ गए। तो इस सरकार में वो भूमिका नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के आसपास अगर ये समन्वय बहुत बेहतर बैठ जाता है तो ये सरकार भी स्टेबल होकर 6 साल बहुत अच्छे से जिस 100 दिन का आपने जिक्र किया, हमने देखा था 2019 में भी जब सरकार बनी थी तो तुरंत एक मीटिंग हुई थी, और 100 दिन के लिए क्या प्लानिंग होने वाली, सभी मंत्रियों को तुरंत बैठाया गया था। उनसे प्लान ऑफ एक्शन के लिए एक रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी कि आप अब आने वाले वक्त में क्या करेंगे, क्या आपके पास आइडिया है, आप मुझे बताएं। वही सेम पैटर्न जो है इस बार भी देखने को मिला, जब एक बैठक हुई और इस बैठक में तमाम चर्चाएं हुई कि 100 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या फैसले जो है हमने जो मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया था उसे हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर ना ये एक जो ब्लरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या होने वाला है। सरकार के लिए सबसे अच्छे संकेत ये होते हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए हम ही चुनाव जीते, और हमसे अगर कोई पूछे कि भाई 6 महीने में क्या करोगे, अगर हम ये कहें कि देखेंगे समस्याएं, उसके आधार पर फैसला लेंगे। और एक व्यक्ति वो होता है जो पहले से समस्याओं को देखता है और वो प्लान करके रखता है कि अब अगर हम जीते तो हमको ये 100 दिन में करना शुरू हो जाएगा। तो सरकार 100 दिन का एक तो खुद का एक रोड मैप लेकर चल रही है, और 100 दिन के कार्यकाल का जब आकलन किया जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि अगले 5 साल में उस रोड मैप को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये सरकार के लिए, सरकार की तरफ से जनता के लिए बहुत अच्छे संकेत है कि सरकार इस माइंडसेट के साथ सोच रही है आगे बढ़। और देखिए आपने कहा कि बदलाव, और इस बार गवर्नमेंट में क्या बदलाव हो सकते, तो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र जो है वो बहुत करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 29 सीटें जो है वो लैप्स जो है वो बीजेपी के लिए हुई है। और अक्सर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से इस बार भी मेरे ख्याल से 11 या 10 जो है मंत्रियों ने शपथ ली है। इस बार भी 8 तो 8 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका भी दिल्ली सबसे ज्यादा मंत्रालय इस बार मिला है तो यूपी को ही मिला है। उसके बाद बिहार को मेरे ख्याल से मिला है, उसके बाद बिहार को मिला है, बिहार से 6 चेहरे। लेकिन यूपी बिहार तो वैसे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं जब भी सरकार किसी की बनती है। लेकिन हाँ, इस बार बिहार का समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ अलायंस को ज्यादा मौके मिले हैं, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर थी, अनुप्रिया पटेल को अगर और जयंत चौधरी को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये दोनों भी ऐसे हैं कि ये साथ में ही रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार के साथ समन्वय बेहतर होता है तो यूपी से अगली बार की परिस्थिति बदल सकती है, और मुझे लगता है कि इस बार सरकार यूपी में ज्यादा काम भी करेगी। यूपी ने डेंट मारा है तो सबसे पहले डेंट को बेहतर करना होगा। खबर है कि शायद सीएम योगी ने कोई नया कानून बनाने की पेशकश जो है वो कर दी है कि अगर किसी के 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं तो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी। ऐसी तमाम खबरें भी चल रही हैं, तो यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो खुद सीएम योगी जो है वो लेने वाले हैं। ये जो नियम है वो इसके पहले राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तो ये लागू हो चुका था। हालांकि उसका विरोध हुआ था, वो चुनाव मद्देनजर से लागू हुआ था कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन क्या जो पीढ़ियां चली आ रही हैं उन पीढ़ियों में कोई ऐसा नहीं है, बहुत रेयर होंगे जिनके असल में 2 बच्चे, 3-4 बच्चे बहुत सारे नेताओं के थे, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाए। तो इसका अब आने वाले वक्त में इस कानून का कैसा समर्थन या विरोध होता है। हालांकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर ये नियम कानून लागू होता है तो यूपी में इसका रिएक्शन क्या होगा ये तभी के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री भी कल पहुंचे थे, और मुझे लगता है कि जब ये मीटिंग हो रही थी, विश्लेषण किया जा रहा था, इस बात का आकलन किया जा रहा था कि कहां हमारी चूक हुई है, तो इसमें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस बात का आकलन अपने नेताओं को भी करने को कहा होगा कि जहां जहां कमियां रही या जहां आपकी वजह से कहा गया ना, बीच में खबर आई थी साक्षी महाराज ने कहा था कि कुछ हमारे गद्दार हैं या हाँ, कुछ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अंदर खाने अंदर खाने, तो हाँ। उन लोगों को या तो चिन्हित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, लेकिन पनिश करने की स्थिति नहीं हो सकती है। मुझे लग रहा है कि समझा उमझाकर वो एक बार फिर से और देखिए मजबूत करने की और देखिए कोशिश की जैसा कि जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ना कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। जब सीएम योगी जब सेंट्रल हॉल में जब नेता चुना गया पीएम नरेंद्र हाँ। मोदी को, जब सीएम योगी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें गुलदस्ता दे रहे थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ जो है वो थपथपाई। तो वो फुटेज, वो वीडियो जो है वो कई लोगों ने शेयर किया और ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चर्चाएं थी कि नहीं थोड़ी बहुत खटास जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है क्या बीजेपी में शुरू हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही दूसरी ओर कल भी हमने देखा था जब सीएम योगी पहुंचे, वहां पर जो मुस्कान उनके चेहरे पर देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं चर्चाएं इस बात की हो रही कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ठीक है। हाँ, आने वाले वक्त में जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी बनेगी, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बड़ी भूमिका होती है अमित शाह की। अमित शाह के पास खबर है कि वही प्रोफाइल रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर और अमित शाह का वो अंदाज, मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस सरकार के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस सरकार में वो तमाम फैसले हो सकते हैं जो अब तक पेंडिंग पड़े हैं। अगले 5 साल के बाद परिस्थितियां क्या होंगी किसी को नहीं पता कि अब वेव किसके तरफ जाए, लेकिन ये जरूर है कि इस 5 साल में जो अब तक मैनिफेस्टो में बातें रही है मोटी मोटा, वो अभी सबसे से बड़ा नहीं, मुद्दा तो 92 से CA लेकर का अब है। तक, 92 से अब तक हम्म। उन तमाम चीजों को सरकार एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकती है। आज चर्चा इस बात की में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कद जो है वो शायद बढ़ाया जा सकता है। टॉप लीडरशिप में है कौन? यही 3-4 चेहरे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, और एक और नाम इस बार जुड़ा है, वो अनुभवी है शिवराज सिंह चौहान का। हाँ, तो ये जो बिल्कुल। 4-5 जो चेहरे हैं ना, ये देखिएगा कैबिनेट के नितिन असल में गडकरी। नितिन गडकरी तो एवरग्रीन, हाँ। वो तो ऐसे हैं कि उनको जो भी विभाग पकड़ा जाए वो हाँ। बहुत शानदार कर देते हैं। तो ये 4-5 जो चेहरे हैं, ये प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद चेहरे होंगे और इनके कामों का रिफ्लेक्शन पूरी सरकार पर आपको दिखेगा। तो इंतजार करना होगा अब सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या बदलाव होंगे। अब तक 71 मंत्रियों ने पद की शपथ ले ली है, 8-9 बचे हुए हैं। अब देखना होगा कि वो मौका जो है वो किसे मिलता है। हालांकि इंतजार कीजिए कि आखिर ये सरकार अब कैसे काम करती है, जनता के हित में क्या फैसले लेती है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जनता ने अपना मैंडेट दिया है, जनता ये भी उम्मीद कर रही है कि जो कुछ भी जनता के हित में होगा वो सरकार आने वाले वक्त में करेगी। बहरहाल 100 दिन का जो एक रोड मैप है उसका भी इंतजार करिए। 100 दिन बाद सरकार का आकलन आप भी करिएगा, सरकार भी करेगी, और मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट के साथ आप भी खुद सरकार को नंबर दे पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।